ये कहानी है भारतीय सेना के पहले हिंदुस्तानी कमांडर इन चीफ की। ये कहानी उस योद्धा की है जिसके कमान संभालने से पहले ही पाकिस्तान भारत पर पहला आक्रमण कर चुका था। उन्हें अपना रास्ता खुद तय करना था, खुद बनाना था। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल करियप्पा की कहानी हर राष्ट्रभक्त को सुनना जरूरी है, क्योंकि उनकी कहानी एक मिसाल है। मिसाल केवल एक योद्धा की नहीं, मिसाल एक ऐसे पिता की जिसका बेटा 65 की जंग में युद्ध बंदी बनाया गया था। जब मैं एक आर्मी फॉर्मेशन को पर आक्रमण कर रहा था, मेरे जहाज को ग्राउंड फायर से आग लग गया था जहाज को, और मैं काफ़ी तेज जा रहा था और काफ़ी नीचे भी था, तो मैं फौरन इजेक्ट करना पड़ा। दुनिया के सैन्य इतिहास में ऐसी कहानी ढूंढने से नहीं मिलती, पर वो पूरी दास्तान सुनाने से पहले हम उस जनरल की कहानी सुनाते हैं जो अंग्रेजों के पक्षपात से लड़ा, भारतीय हुक्मरानों की बेरुखी से लड़ा, लेकिन भारत का सर कभी नीचा नहीं होने दिया। जनरल करियप्पा एक प्रोफेशनल सोल्जर थे, एक बहुत तगड़े डिप्लोमेट थे, एक बहुत ही अपने से नीचे वालों के लिए बहुत ही रहमदिल थे। जनरल करियप्पा ने 1919 में सेना में अस्थायी कमीशन ले लिया था। अंग्रेज काबिलियत के दम पर तो करियप्पा को कभी दबा नहीं पाए, लेकिन नियम कानून बताकर उनके प्रमोशन में अड़ंगा लगाते रहे। फिर भी करियप्पा स्टाफ कॉलेज जाने वाले पहले भारतीय अफसर बने, बटालियन कमांड करने वाले पहले भारतीय अफसर बने और इंपीरियल डिफेंस कॉलेज जाने वाले भी पहले भारतीय बने। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए समान अधिकार का उनका संघर्ष लंबा चला था। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने फौज को जो है इंडियनाइजेशन में उनको लगाया है। कहते थे कि हर लीडर के लिए, एक अफसर के लिए ज़रूरी है कि जो काम वो अपने से नीचे वाले से करवाना चाहता है वो खुद कर सके। 1944 में करियप्पा ब्रिगेडियर तो बन गए, लेकिन उन्हें 1 साल बाद कमांड दी गई। वजीरिस्तान में इस कार्यकाल के दौरान अयूब खान एक कर्नल के तौर पर उनके जूनियर थे। यही अयूब खान 1958 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। करियप्पा आम लोगों की बगावत कभी ताकत से नहीं दबाते थे, बल्कि दोस्ती से स्थिति संभालते थे। इसीलिए उनके इलाके में शांति रहती थी। जब बंटवारे का वक्त आया तो भारतीय सेना के बंटवारे ने उनका दिल तार-तार कर दिया। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, पर फैसला हो चुका था। आखिरकार उनकी ही देखरेख में भारतीय सेना के अफसरों, सैनिकों और हथियारों का बंटवारा हुआ था। किसी भी जवान को ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि वो किस फौज में रहना चाहता है, भारतीय फौज में रहना चाहता है या पाकिस्तान की फौज में रहना चाहता है। दूसरा जो उन्होंने इक्विपमेंट का बंटवारा किया था, वो इक्विपमेंट का बंटवारा फौज की नफरी और फौज की ज़रूरत के मुताबिक किया था। उसमें उन्होंने कोई भी ये नहीं किया कि मैं हिंदुस्तान की फौज में रह रहा हूँ तो मैं सारा सामान इधर रख लूँ। नहीं, उन्होंने ये यकीन किया कि हम पाकिस्तान को भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा सामान दें। इक्विपमेंट चाहे ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट हो, चाहे मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हो, या जो कुछ भी है वो बराबर उनकी बांट करी गई। जो कि वरिष्ठतम भारतीय अधिकारी जनरल करियप्पा थे, इसलिए इनकी जो है बात अंतिम वाक्य के रूप में ली जाती थी। आजादी के बाद भारत के 3 सबसे वरिष्ठ अफसर थे के.एम. करियप्पा, श्री नागेश और नाथू सिंह राठौर। पहला आर्मी चीफ बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इस मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चूंकि किसी के पास अनुभव नहीं है, क्यों ना किसी अंग्रेज को ही सेना अध्यक्ष बना दिया जाए। तब नाथू सिंह राठौर ने कहा कि देश चलाने का अनुभव भी तो किसी के पास नहीं, क्यों ना किसी अंग्रेज को ही पीएम बना दिया जाए। आखिरकार नाथू सिंह से ही कहा गया, आप ही सेना प्रमुख बन जाएं। उन्होंने कहा नहीं, जो सबसे वरिष्ठ है वही बनेगा, और सबसे वरिष्ठ थे करियप्पा।
हालांकि बंटवारे के बाद की पेचीदगियों और कश्मीर में पाक समर्थित कबायलियों के आक्रमण की वजह से हिंदुस्तानी फौज की कमान जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर के हाथों में ही रही। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिक भावनात्मक लड़ाई लड़ते रहे और अंग्रेज कश्मीर को एक समस्या समझते रहे। इसका फायदा भी है और नुकसान भी। नुकसान ये था कि जितने भी प्लान्स बन रहे थे इंडिया में बनते थे, वो प्लान्स जो बाद में फाइलें खुली हैं, इंफॉर्मेशन मिली है, वो प्लान्स उधर के चीफ को पता चल जाते थे। उस युद्ध में सेना के पराक्रम के समानांतर कूटनीति भी चलती रही। जवाहरलाल नेहरू बीच बचाव की गुहार लिए संयुक्त राष्ट्र चले गए। नेहरू को भरोसा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा तो पाकिस्तान मजबूरन पीछे हट जाएगा, पर पीछे हटना तो दूर, पाकिस्तान धीरे धीरे कबायलियों की खुलकर मदद करने लगा। जनरल करियप्पा संयुक्त राष्ट्र जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, न ही युद्ध विराम उन्हें भारत के हित में लग रहा था। उनकी सोच जमीनी हकीकत से जुड़ी थी और दिल्ली में सरकार की सोच आदर्शवादी थी। चूंकि नेहरू संयुक्त राष्ट्र की शरण में जा ही चुके थे, सैन्य मोर्चे पर मजबूत होती स्थिति का भी कोई साफ फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि युद्ध विराम के ऐलान तक वो जितने इलाकों पर कब्जा कर सकता है कर ले, और इसीलिए जैसे जैसे सीज फायर के संकेत मजबूत हो रहे थे, वो अपने हाथ पैर और जोर से मार रहा था। मुझे बताइए, डिफेंसिव होकर हम क्या हासिल कर पा रहे हैं? जनरल करियप्पा की सबसे बड़ी चुनौती इसी स्थिति से निपटने थी। उनके नेतृत्व में भारत युद्ध जीतने की स्थिति में भी पहुंचा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बीच बचाव ने पाकिस्तान की इज्जत बचा दी। जनरल करियप्पा से मेरी बात हुई थी, वो सीज फायर करने के मूड में ही नहीं है, और हमारी फौज तो जैसे दो लड़ाइयां एक साथ लड़ रही है, पहली पाकिस्तान से और दूसरे अपने ही हेडक्वार्टर के अंग्रेज जनरल से। कश्मीर की पहली लड़ाई पूरी तरीके से भारत के पक्ष में थी, उसके बावजूद स्थिति को उलझाकर खत्म हुई। युद्ध खत्म होने के बाद जनरल करियप्पा ने एक दफा जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि उन्होंने युद्ध विराम के लिए हामी क्यों भर दी। तब नेहरू ने कहा कि शायद उन्हें सेना को 10 से 15 दिन और दे देने चाहिए थे, तस्वीर कुछ और ही होती। पंडित जी को कहा था, औरों को भी कहा था, मेरे को खाली 2-3 दिन और चाहिए, क्योंकि उस वक्त जनरल थिमायव कमांडर 19 के कमांडर थे, और उन्होंने भी यही कहा था 3 दिन में हम मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। अगर मुजफ्फराबाद हम पहुंच जाते उस वक्त, तो इस वक्त जो कुछ तकलीफ हो रहा है भारत में, कश्मीर के बाद में उसका कोई पीओके नहीं होना था, सारा कश्मीर अपना भारत के हाथ में होता। हालांकि नेहरू ने फिर भी भारत की सैन्य क्षमता को नहीं पहचाना। 1951 में चीनी फौजी ऐसे मानचित्र के साथ भारतीय सीमा में पकड़े गए जिसमें पूर्वोत्तर का इलाका चीन का हिस्सा दिखाया जा रहा था। जनरल करियप्पा ने नेहरू से चीन के हमले की आशंका जताई, पर नेहरू ने उनसे कहा, यह बताना सेना का काम नहीं है कि देश के दुश्मन कौन होंगे। It has no justification for to be there. जब कहा गया कि हमें चीन का इस समय कुछ मुकाबला करना चाहिए था और तिब्बत में उनको खुलेआम ऐसे नहीं चले आने देना चाहिए था, तो वो इस पर कुछ कहा नहीं करते थे, क्योंकि उनका तब तक ये विश्वास था कि चीन हमारा मित्र है। लेकिन सरदार पटेल ने भी उनको एक पत्र लिखा था कि हमको चीन से सतर्क रहना है। सेना ने भी इस बारे में उनको आगाह किया था। ये रास्ता आसान नहीं था, पर जनरल करियप्पा ने अपने 4 साल के कार्यकाल में इस बात की बुनियाद रख दी कि सेना और राजनीति में फासला रहे। उन्होंने सेना के मसलों में सरकारी दखलंदाजी का पुरजोर विरोध किया
भारतीय सेना का मौजूदा स्वरूप उन्हीं की देन है। ये पहले चीफ हैं जिन्होंने की उनसे कहा कि देखिए, हम स्वतंत्र भारत के डेमोक्रेटिक कंट्री के फौज है, हमारी लॉयल्टी गवर्नमेंट के साथ में है, हम गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है उसके लॉयल रहेंगे, टोटली हमें पार्टी पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना चाहिए। तो यानी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया, टोटली हमारी फौज तभी से, उस दिन से और आज तक हमारी फौज जो है वो बिल्कुल एपोलिटिकल है। जनरल करियप्पा 1953 में सेना से रिटायर हो गए। 30 साल बाद उन्हें सेना के सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल पर उन्नति दी गई। लेकिन इन 30 सालों के दरमियान उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ गया। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा। थल सेना के साथ वायुसेना भी डटकर युद्ध लड़ रही थी। जनरल करियप्पा के बेटे वायुसेना में थे। एक मिशन पर पाकिस्तानी वायुसीमा में उड़ान भर रहे केसी करियप्पा का विमान क्रैश हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा था। पाकिस्तान ने कश्मीर में सरहद लांघी थी, तो भारत ने भी सरहद पार करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी और उसका साथ दे रही थी इंडियन एयरफोर्स। बाईस सितंबर 1965 को एक आक्रमण के मिशन पर केसी करियप्पा ने हलवारा से टेक ऑफ किया। एक आर्मी फॉर्मेशन पर अटैक करते हुए उनके विमान पर निशाना लग गया। आग लग गया था जहाज को, और मैं काफ़ी तेज जा रहा था और काफ़ी नीचे भी था, तो मैं फ़ौरन इजेक्ट करना पड़ा। उस समय मेरा हाथ को एक घायल हुआ और मेरा रीढ़ का हड्डी भी टूट गया। विमान के गिरते ही बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक उनकी ओर लपके। गिरफ्तार करके उनसे उनका नाम पूछा गया और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, भारतीय सेना के इस जाने माने उपनाम पर सवाल लाजमी था। मेरे से पूछा गया था कि जैसे कि जनरल करियप्पा जो पिताजी उस वक्त थे, आपका कोई लगता है? मैंने कहा मेरे को खाली 3 जवाब देने, ये मेरा नाम है, ये मेरा रैंक है और ये मेरा सर्विस है। केसी करियप्पा के रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, लिहाजा उन्हें पहले उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में ले जाया गया। कोई 10 दिन के बाद मैं मेन प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप गया था। एक किला था, उसका नाम था दरगाई। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने इस बात की पड़ताल की कि क्या एयर मार्शल करियप्पा का जनरल KM करियप्पा से कोई रिश्ता तो नहीं। जैसे ही सच्चाई सामने आई, तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को फौरन जानकारी दी गई। बंटवारे से पहले अयूब खान जनरल करियप्पा के जूनियर अफसर थे और उनसे बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उसी वक्त जनरल करियप्पा को फोन लगाया कि पिताजी को बताया गया था कि मैं गिरफ्तार किया हूँ, और उनका क्या रिएक्शन था कि उनके राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा था कि अगर आप चाहते हो तो हम उनको वापस भेज देंगे। जनरल करियप्पा के पास एक सुनहरा विकल्प था। अयूब खान उनके बेटे को बिना किसी शर्त के रिहा कर देना चाहते थे, पर जनरल के जिन मूल्यों से अयूब खान प्रभावित रहे थे, उन्हें ही समझने में शायद उनसे भूल हो गई। तो पिताजी ने ये कहा कि सब मेरे लड़के हैं, सबको एक जैसे उनको संभालना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, और मेरे बेटे को वापस जाने का सवाल ही नहीं है। जब और आएंगे वो भी उसी वक्त रिपैट्रिएट करेंगे। जनरल करियप्पा ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप मेरे बेटे को कतई वहाँ POW के रूप से रिहा न कीजिए, भारत न भेजिए। अगर आप जब रिहा करेंगे, जब सभी भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ेंगे, तभी मेरे बेटे को छोड़िए, अन्यथा नहीं। और उसके साथ कोई विशेष व्यवहार
नहीं किया जाना चाहिए, सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। 4 महीने बाद बाकी युद्धबंदियों के साथ फील्ड मार्शल करियप्पा को रिहा किया गया। लेकिन जरा सोचिए, अपने खून की, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए राजनेता, बड़े बड़े लोग किस हद तक नहीं चले जाते। पर ये एक भारतीय सैनिक का अपने देश के प्रति समर्पण है, जो भारत की शान की खातिर अपना सब कुछ गंवाने को तैयार रहता है। फील्ड मार्शल करियप्पा की कहानी में कूट कूट कर प्रेरणा भरी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इसे एक कहानी समझकर भुला दें या वाकई इस सबक को अपने जीवन में समाहित करें।